हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो बहुत ही पास रखे हुए चार्जेस का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनका नेचर जो होता है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, एक दूसरे से अपोजिट होता है। देखिए, मैं यहाँ पर दो चार्जेस बना रहा हूँ। एक चार्ज माइनस क्यू हो गया, एक चार्ज प्लस का क्यू हो गया। देखो, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, लेकिन नेचर में दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और इन दोनों के बीच में एक बहुत ही कम सेपरेशन होता है। ओके, तो ये जो हमारा सिस्टम जो बना है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें और होती हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, इसको हम लोग बोल देते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ओके, और दोनों चार्जेस को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, और इनके सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन हम लोग इसको बोल देते हैं। ओके, एंड दिस इज द सेंटर ओनली। ओके, अब देखो, यहाँ पर जब भी हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो सारी कैलकुलेशन के लिए जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो इसके सेंटर से मेजर करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सेंटर से इस चार्ज तक की, पॉजिटिव चार्ज तक की डिस्टेंस को हम L मान लेते हैं, और इधर भी सेंटर से नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस भी क्या मान लेते हैं? L मान लेते हैं। इस तरह से दोनों चार्जेस के बीच की जो टोटल डिस्टेंस हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 2L हो जाती है। क्लियर? ओके, नाउ अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये हमें कौन बताएगा? ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक क्वांटिटी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है P, ये क्या होता है? इन दोनों में से कोई भी चार्ज पकड़ लो, मतलब मैग्नीट्यूड पकड़ लो उसका, है ना। तो यहां पर हमने चार्ज पकड़ लिया Q, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, और इस Q को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस से। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2L हो गई। देखो, L इधर की 2L हो गई। तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास, ये किसका बन जाता है बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बन जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, दोनों पर इस तरह से वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, इसके बारे में और कुछ चीज़ें क्या हैं बेटा, लिख लेते हैं हम। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें? इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। कैपिटल C स्मॉल m, कूलम को कैपिटल C से लिखते हैं। ओके, कूलम इंटू मीटर, है ना। डायमेंशन क्या लिख देंगे इसकी? डायमेंशन इसकी Q की डायमेंशन A1T1 और L की डायमेंशन L, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? डायरेक्शन इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। ओके, इसकी P की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से किधर की तरफ होगी बच्चों? पॉजिटिव की तरफ होगी। क्लियर? तो ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मान लो हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट किस तरह से निकालेंगे? पूरा वेक्टर वाला मेथड यूज करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। तो आओ एक दो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास मान लो कि एक डाइपोल जो है वो इस तरह से दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। मतलब इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि इधर कोई नेगेटिव चार्ज होगा और इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है,
और एक और डाइपोल दे रखा है हमें ठीक इसी तरह का, है ना। वहाँ पर भी यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ओके। और इसका डाइपोल मोमेंट भी P है, ठीक इसी तरह का, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट भी P ले लिया हमने, और इसका डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना ले लिया हमने, P। और अगर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री हो गया, तो हमें पता है दो अगर इक्वल वेक्टर्स है और उनके बीच एंगल जो है वो 60 डिग्री होता है, तो उनका रिजल्टेंट जो होता है वो कितना आ जाता है, P√3 हो जाता है, इस तरह से, है ना। इसी तरह से मान लो कि एक डाइपोल आपको इस तरह से दे रखा है, एक डाइपोल इस तरह से दे रखा है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहां पर इनका P नेट जो है वो कितना आ जाएगा, P√2 आ जाएगा, ओके। तो किसी भी तरह के डाइपोल के कॉम्बिनेशंस दिए जाएं, हम वहां पर P नेट यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या होगा। तो हमने बच्चों क्या किया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है, बहुत सुंदर सा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E वेक्टर, और ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया है। और यहाँ पर हमने एक डाइपोल बना लिया है, ये देखो इस तरह का हमने एक डाइपोल बना लिया, सॉरी, इस तरह का हमने एक डाइपोल बना लिया है। यहाँ पर चार्ज रखा है एक -q और यहाँ पर चार्ज रखा है प्लस का q। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर ली है 2L। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। चलो, अब सबसे पहले तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या इस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो आओ देखें। तो F नेट के लिए हम यहाँ पर देखेंगे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं। तो देखो इस डाइपोल के अंदर ऑब्वियसली दो ही चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, किस डायरेक्शन में बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, F1 वेक्टर नाम दे देते हैं, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, QE हो जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और यहां पर एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इस पर जो F2 फोर्स लगने वाला है वो क्या लग जाएगा, -QE वेक्टर लग जाएगा। अब यहां पर नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम कर लेंगे। तो ये F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर हो गया, तो यहां से हमें क्या मिला है, QE वेक्टर मिल गया, और वो वाला फोर्स हो जाएगा -QE वेक्टर। इस तरह से नेट फोर्स जो है इसके ऊपर वो कितना हो गया, 0। मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब इस पर कोई एक्सेलरेशन, कोई लीनियर फोर्स, मतलब सॉरी कोई लीनियर एक्सेलरेशन इसके अंदर नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। चलो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, मतलब अगर ये कहीं रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और अगर कहीं चल रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसी वेलोसिटी से ये चलता रहेगा, ठीक है। इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर टॉर्क की। तो देखो यहां पर हमें पता चल रहा है कि ये डाइपोल है, एक फोर्स पर इधर से लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये डाइपोल इन फोर्सेस की वजह से
यहाँ पर ये क्या लग रहा है, कपल लग रहा है। इस पर कपल जानते हैं हम लोग, है ना। अगर दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस, है ना, दो एजेस पे लग रहे हो, दो किनारों पे लग रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कपल बोलते हैं, है ना। तो ये देखो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं और ऐसे ऐसे लग रहे हैं एक दूसरे पे, तो बेटा ये क्या होगा, डाइपोल इधर घूमने की कोशिश करेगा। देखो इस तरह से, इधर से ये फोर्स लग रहा है, इधर से ये फोर्स लग रहा है, तो घूमने की कोशिश करेगा। तो मतलब हो ना हो इसके अंदर क्या लगेगा, कोई ना कोई टॉर्क जरूर लगेगा। और यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, कपल के केस में टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो यहां पर देखो फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास, QE लग रहा है बच्चों, तो ये लिख दिया हमने, QE फोर्स लिख दिया यहां पर, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कहाँ से लाएंगे, तो देखो हमें यहाँ पता है एक फोर्स ये इस तरह से लग रहा है, एक फोर्स ये हमारे पास इस तरह से लग रहा है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या हो जाएगी, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मान लिया हमने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस ये जो डाइपोल है, डाइपोल का जो P है बच्चों, डाइपोल का जो P है वो कितना एंगल बना रहा था, वो एंगल बना रहा था बच्चों थीटा, थीटा एंगल बना रहा था। P आपका जा रहा है इधर की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपका इधर की तरफ, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो अगर ये थीटा है तो ये देखो ये ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये परपेंडिकुलर जो है इसका वो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2L sin थीटा। मतलब दोनों फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 2L sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉर्क हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, फोर्स, यानी कि कितना फोर्स लग रहा है, QE लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 2L sin थीटा। क्लियर। अब यहां पर देखो अगर Q और 2L को हम मिलाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्या बन जाता है हमारे पास, ये बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी कि मैं इसको P कह सकता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा PE sin थीटा, और इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, इसको टॉर्क बोल देंगे। अब ये जो टॉर्क आया है हमारा आया कौन सी फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में आया है। अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखना चाहूँ, वेक्टर वाली फॉर्म में लिखना चाहूँ, टॉर्क को हम लोग टॉ से लिखते हैं, तो टॉ वेक्टर क्या हो जाएगा, PE sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकते हैं बच्चों। तो ये इसका एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ पता चली है कि किसी भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, लेकिन उस पर नेट टॉर्क है ये हो सकता है 0 नहीं हो भी सकता है 0 हो, क्योंकि वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। क्लियर। तो आओ देखो थोड़ा सा और इसके ऊपर बात करते हैं, इसके अलग अलग केसेस हम लोग चुनते हैं कि क्या क्या केसेस इसके बनेंगे। तो यहां पर हमें पता चल चुका है कि टॉर्क की वैल्यू हो गई PE sin थीटा, सब चीजें इसके बारे में हम लोग को पता है। P क्या है, डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल का E क्या है, किस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इसको रखा है, और थीटा क्या है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है। ओके, अब यहां पर इसके स्पेशल केसेस की बात करते हैं हम लोग। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में केस नंबर 1 की बात करेंगे। थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। और यहां पर हमने बना दिया है ये डाइपोल। ये इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका P किधर जा रहा है, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे, टॉ इक्वल्स टू PE sin 0 हो जाएगा, 0 एंगल है तो टॉर्क कितना हो गया बेटा, 0। इसको क्या बोलेंगे हम, इसका
इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, क्यों बोलेंगे? क्योंकि टॉर्क कितना है? 0, इसका रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो रहा है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम जो है ये एक तरह का परमानेंट या फिर कह सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्यों? अगर मान लो मैं इसको यहां से थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ खिसकाऊं, इस तरह से ऊपर खिसकाऊं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव को फिर से इधर की तरफ खींचेगा और ये वापस इस इधर की तरफ आने की कोशिश करेगा। मतलब इस डायपोल को अगर मैं हल्का सा ऊपर या नीचे की तरफ खिसकाऊं तो ये वापस यही आना चाहेगा, यही इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। इसलिए हम क्या कहेंगे? इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, बात करते हैं नंबर 2 की। इस बार हम थीटा की वैल्यू रखते हैं बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, 90 हम बाद में रखेंगे। तो ये सबसे पहले हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया, और ये हमने डायपोल इस तरह से रख दिया। ठीक है, पॉजिटिव वाला चार्ज हमने इस बार इधर रखा है, नेगेटिव वाला चार्ज हमने इधर रखा है। इसकी पी की डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगी? इधर की तरफ। देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल वाला, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया है वो किधर की तरफ जा रहा है? इधर की तरफ। अब ये बिल्कुल क्यों हो गया? पी इधर है, ई इधर है, कितना एंगल हो गया बेटा? 180 डिग्री हो गया, है ना। तो इस केस में टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ई साइन, इधर लिख लेते हैं नीचे, टॉ इक्वल्स टू पी ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो टॉर्क यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये भी रुका हुआ रहेगा यहीं। लेकिन इस केस में इसका जो इक्विलिब्रियम है ये परमानेंट नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। क्यों? देखो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, अगर थोड़ा सा किसी ने इसको इधर की तरफ खिसकाया तो इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा इधर की तरफ खींच लेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस नेगेटिव को पूरा इधर की तरफ धकेल देगा। तो जैसे ही आपने इसको जरा सा ऐसा किया, पलट के ऐसे आ जाएगा। मतलब यहां पर ये परमानेंटली नहीं है, कोई भी अगर इसको हल्का सा डिस्टर्ब कर देगा तो वापस घूम के ये स्टेबल वाली पोजीशन में आ जाएगा, इस वाली पोजीशन में। इसलिए यहां पर इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो ये लिख दिया हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, नंबर 3 की बात करेंगे बच्चों। नंबर 3 वाले केस में थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे? देखो आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है अपना इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर की तरफ, और डायपोल को आपने रख दिया है कुछ इस तरह से। ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर, और डायपोल मोमेंट किधर जा रहा है? ऊपर, माइनस से प्लस ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल हो गया वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के केस में हमारे पास जो टॉर्क निकल के आता है वो क्या हो जाएगा? पी ई साइन 90 डिग्री। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? साइन 91 होता है, ये क्या हो जाएगा? टॉ इक्वल्स टू पी ई, और पी ई यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा, इसलिए ये वाला जो टॉर्क है हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों? मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा इस वाली केस में। आई होप आप सबको सब समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।